नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस में प्रशासनिक कानून एवं न्यायालयों के संबंध में। फ्रांस अपनी प्रशासकीय विधि और न्यायालयों की व्यवस्था के लिए विख्यात रहा है। प्रशासकीय विधि की परिभाषा और क्षेत्र के संबंध में यद्यपि विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं, डायसी कहते हैं कि फ्रांस की प्रशासकीय विधि प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों के वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर राष्ट्रसत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर्मचारियों और जनता के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय और नियमन होता है। वहीं डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि प्रशासकीय कानून केवल शासन से संबंधित नियम हैं। इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान तथा निर्णय होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रशासकीय विधि वे नियम हैं जो नागरिकों तथा सरकार के बीच संबंधों को निरूपित करते हैं और एक ही साथ नागरिकों तथा सरकारी पदाधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा भी करते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखें, प्रशासकीय विधि दीवानी विधि से भिन्न है क्योंकि दीवानी विधि नागरिकों के ही पारस्परिक संबंध को निर्धारित करती है। इसका आधार को देखें तो फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र में भी सरकारी अधिकारियों के लिए अलग प्रकार के कानून थे। इस दृष्टि से यदि हम कहें तो प्रशासकीय विधि की उत्पत्ति का स्रोत प्राचीन फ्रांस का राजतंत्र ही कहा जा सकता है, लेकिन अब इसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप इसका अभी भी वही है। इसकी उत्पत्ति और विकास में चार धाराओं ने योग दिया है। पहला, रोम का वैधानिक दर्शन और दूसरा, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। रोमन वैधानिक दर्शन की मान्यता यह है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। प्रशासकीय पदाधिकारी क्योंकि राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए उनका एक विशेष स्थान है। उन्होंने सामान्य नागरिकों के समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता। इसलिए राज्य पदाधिकारियों के लिए सामान्य न्याय के शक्ति विभाजन सिद्धांत का फ्रांस पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र एक दूसरे से पृथक हैं और स्वतंत्र होने चाहिए। और इस विचारधारा के अनुसार कार्यपालिका पदाधिकारियों को न्यायपालिका से पृथक रखा गया। इन सबके अतिरिक्त प्रशासकीय विधि को अपनाने का फ्रांस में एक व्यवहारिक कारण लोगों की यह धारणा भी रही कि न्यायाधीश सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध होते हैं और उनके द्वारा सरकारी अधिकारियों की कठिनाइयों को न समझते हुए उनके कर्तव्य पालन में बाधक तत्व का कार्य किया जाता है। इसलिए प्रशासकीय अधिकारियों को सामान्य न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से पृथक रखा जाना चाहिए। इसमें दीवानी विधि लिपिबद्ध है और नेपोलियन द्वारा निर्मित संहिता ने दीवानी विधि को स्थायी रूप प्रदान कर दिया है, परंतु प्रशासकीय विधि लिपिबद्ध नहीं है और परंपराओं पर आधारित है। प्रशासकीय विधि वस्तुतः प्रशासकीय न्यायालयों के निर्णयों का समूह है और इस रूप में इसकी तुलना इंग्लैंड के न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि से भी की जा सकती है। इंग्लैंड में स्थापित विधि के शासन और फ्रांस की प्रशासकीय विधि में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि विधि के शासन का अर्थ है कि विधि सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति, चाहे धनी गरीब हों, साधारण नागरिक हों, सरकारी अधिकारी हों, विधि के समक्ष सभी समान हैं। फ्रांस में इसके विपरीत व्यवस्था है। फ्रांस में सामान्य नागरिकों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय साधारण कानून के अधीन साधारण न्यायालयों द्वारा किया जाता है, लेकिन यदि सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों के बीच कोई विवाद हो तो उसका निर्णय एक विशेष प्रकार के कानून, प्रशासकीय कानून के अनुसार प्रशासकीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट से पूर्व फ्रांस की न्याय व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी, जिसमें क्रमबद्धता और एकतात्मकता का अभाव था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन दोषों को दूर कर कानूनों को एकरूपता प्रदान करने के लिए एक संहिता का निर्माण करवाया, जो उसके नाम पर ही नेपोलियन संहिता कही जाती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों के निर्वाचन के स्थान पर नियुक्ति की पद्धति को अपनाया। यद्यपि बदलती हुई परिस्थितियों में फ्रांस की कानूनी व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन आज भी उसका आधार नेपोलियन संहिता ही है। नेपोलियन संहिता को फ्रांस की न्याय व्यवस्था का निरंतर विकसित आधार कहा जा सकता है। फ्रांस की न्याय व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं जो अन्य देशों की व्यवस्था से भिन्न हैं, जिन्हें हम बिंदुवार बात करेंगे। लिखित विधियाँ। इंग्लैंड में विधियों का एक महत्वपूर्ण भाग जिसे सामान्य कानून कहा जाता है अलिखित है, लेकिन फ्रांस में सभी विधियाँ पूरी तरह लिखित रूप में उपलब्ध हैं। दूसरा, फ्रांस में प्राय सभी विधियों का निर्माण संसद अथवा अन्य किसी संगठित संस्था के द्वारा किया गया है। इंग्लैंड की तरह फ्रांस की विधियों में न तो रूढ़ियों और प्रथाओं का समावेश हो पाया है और न ही फ्रांस में न्यायाधीश निर्मित विधियों का विकास हो पाया है।
तीसरी विशेषता, यहाँ न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र है, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। जबकि इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि देशों में न्यायपालिका को शासन का एक स्वतंत्र अंग माना गया है, लेकिन फ्रांस में न्यायपालिका मूल रूप से प्रशासकीय अंग है और इसकी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी गई है। फ्रांस में न्यायिक कार्य पर सरकारी वकील का भी पर्याप्त नियंत्रण होता है। सरकारी वकील के कार्यालय को पार्क्वेट कहते हैं, जो प्रत्येक न्यायालय से संबद्ध होता है और एडवोकेट जनरल के अधीन कार्य करता है। अनेक बार पार्क्वेट में कार्य करने वाले सरकारी वकील ही न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं। अतिरिक्त एक अन्य विशेषता फ्रांस के न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव होना है। फ्रांस में न्यायपालिका को सामान्य प्रशासनिक यंत्र का ही एक अंग माना जाता है और इसी कारण फ्रांस में नियमित न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। इस प्रकार फ्रांस में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। यहाँ यह कार्य एक संवैधानिक परिषद के सुपुर्द किया गया है, जो संसद द्वारा निर्मित कानूनों को संवैधानिकता का अंतिम निर्णय करती है। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की परंपरा भी अलग है। यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य सरकारी पदाधिकारियों की तरह ही होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति, न्याय मंत्री, राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित 4 न्यायाधीश और 2 वकील होते हैं। फ्रांस में न्यायाधीश पूर्ण निर्णयों को मान्यता नहीं देते हैं। फ्रांसीसी कानून के 5 संग्रह हैं: दीवानी संहिता, वाणिज्य संहिता, दीवानी व्यवहार संहिता, दंड व्यवहार संहिता एवं दंड विधान। फ्रांस में न्यायालय इन संहिताओं के आधार पर ही न्याय प्रदान करते हैं, किन्हीं पूर्ण निर्णयों के आधार पर नहीं। और प्रमुख विशेषता जो फ्रांस के न्यायालयों की है वह है प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था। विधि का शासन जैसे ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है तथा ब्रिटेन, अमेरिका, भारत आदि देशों में एक ही प्रकार की विधि संहिता और न्यायालय है। फ्रांस में 2 पृथक और समानांतर विधि संहिता है और न्यायालय है। एक साधारण न्यायालय है जो नागरिकों के झगड़ों का निर्णय करते हैं और दूसरे प्रशासकीय न्यायालय हैं जो प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं। प्रशासकीय न्यायालय द्वारा उन विवादों पर विचार किया जाता है जो साधारण नागरिक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न होते हैं। प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस की न्याय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। प्रशासनिक न्यायालयों के अतिरिक्त भी फ्रांस में अन्य 4 प्रकार के न्यायालय हैं। इस प्रकार फ्रांस के न्यायालयों का संगठन इस तरह है: प्रशासनिक न्यायालय, सामान्य न्यायालय, संवैधानिक परिषद, उच्च न्यायिक परिषद एवं न्याय का उच्च न्यायालय। प्रशासनिक न्यायालय, प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना का मूल विचार दर्शन इस बात पर आधारित है कि शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था इन दोनों की प्रकृति में मूल अंतर है और न्यायाधीश इन प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की कठिनाइयों को समझ नहीं सकते। जनता के हित और अधिकारियों के हित की रक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन से संबंधित सभी विषयों प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था के अंतर्गत ही उचित हैं। साथ ही सामान्य न्यायालयों की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण जनता को शीघ्र न्याय भी प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि प्रशासनिक न्यायालय शीघ्र न्याय देने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार प्रशासन के सुचारू संचालन, जनहित और जनता के अधिकारों की रक्षा दोनों ही बातों की दृष्टि से प्रशासनिक न्यायालय औचित्यपूर्ण हैं। प्रशासकीय न्यायालय के 2 स्तर हैं। प्रशासकीय न्यायालयों में जो निम्नतर स्तर पर प्रादेशिक परिषद होती है, फ्रांस में इस प्रकार की 23 प्रादेशिक परिषद हैं। ये परिषद निर्धारण संबंधी विवादों, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन, ठेका आदि प्रश्नों पर निर्णय देती हैं। प्रशासन संबंधी विवाद सर्वोत्तम इन्हीं न्यायालयों में आते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध राज्य परिषद, जो उच्चतम न्यायालय है, में अपील की जा सकती है। और दूसरा राज्य परिषद। राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है। यह पेरिस में स्थित है और इसके विभिन्न विभाग हैं। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है, जिसके अधीन एक उपाध्यक्ष होता है और 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। इस परिषद में 149 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति न्याय मंत्री से परामर्श से राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः विधि और प्रशासनिक कार्य में दक्ष उच्च अधिकारियों को ही इसमें नियुक्त किया जाता है। ये प्रादेशिक परिषदों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनती है और मंत्रिपरिषद को उसके द्वारा जारी की गई आदेशों और आकृतियों के संबंध में परामर्श देती हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच हुए विवादों का भी निपटारा करती है। यह स्वतंत्र है और प्रभावशाली संस्था है। प्रशासनिक न्याय का वास्तविक उत्तरदायित्व इसी पर है। प्रशासनिक न्यायालयों के अतिरिक्त सामान्य न्यायालय भी फ्रांस में है। सामान्य न्यायालय साधारण नागरिकों के संबंधित विवादों पर न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन न्यायालयों का एक श्रृंखलाबद्ध संगठन है। न्यायालयों में सबसे निम्न स्तर पर शांति न्यायाधीश के न्यायालय होते हैं।
प्रत्येक कैंटन में ऐसा एक न्यायालय होता है और बड़े बड़े शहरों में ऐसे अनेक न्यायालय होते हैं। ये न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के विवादों का निर्णय करते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य विवादों का निर्णय करने की अपेक्षा विवादों को उत्पन्न होने से रोकना ही है। समझा बुझाकर और मध्यस्थता द्वारा विरोधी पक्षों में समझौता कराकर बढ़ती हुई कटुता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। शांतिपाल के न्यायालयों के ठीक ऊपर पहला अथवा प्रारंभिक न्यायालय होता है। प्रत्येक एरोटाइंजमेंट में इस प्रकार का न्यायालय होता है। इनमें कम से कम 3 न्यायाधीश होते हैं और अधिक से अधिक 15 हो सकते हैं। इसे दीवानी तथा फौजदारी में प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक न्यायालयों के ठीक ऊपर अपील के प्रादेशिक न्यायालय होते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः 7 प्रांतों तक रहता है। फ्रांस में इस प्रकार के 27 न्यायालय हैं और प्रत्येक न्यायालय में 3 विभाग हैं, दीवानी, फौजदारी तथा दोषारोपण। दीवानी और फौजदारी विभाग अपने विवादों पर निर्णय करता है। दोषारोपण विभाग इस बात पर विचार करता है किसी व्यक्ति पर दोषारोपण किया जाए अथवा नहीं। प्रत्येक विभाग में 5 न्यायाधीश भी होते हैं। इस न्यायालय का कोई मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। ये मुख्यतः प्रारंभिक न्यायालयों के दीवानी मामलों में संबंधित निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। चौथा न्यायालय है असाइज या निषिद्धा न्यायालय। निषिद्धा न्यायालय बड़े बड़े नगरों का बारी बारी से दौरा करते हुए विवादों का निर्णय करते हैं। ये केवल फौजदारी मामलों पर निर्णय करते हैं। इसमें प्रारंभिक न्यायालय के 2 न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय का 1 न्यायाधीश होता है। इसके पास गंभीर फौजदारी मामलों में प्रथम न्यायालय के निर्णय की अपील की जाती है और यह न्यायालय जूरी की सहायता से अपना कार्य करता है, जिसके 12 सदस्य होते हैं। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती। अन्य न्यायालय साधारण न्यायालयों में अंतिम है सर्वोच्च या विराम न्यायालय। यह फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन इसका संगठन, शक्तियाँ एवं कार्य भारत या अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से नितांत भिन्न है। इसमें एक महाअध्यक्ष है, 3 विभागीय अध्यक्ष, 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें पार्षद कहते हैं। इसके 3 विभाग हैं, याचिका विभाग, दीवानी विभाग तथा दंड विभाग। ये तीनों विभाग अलग अलग अपना कार्य करते हैं। यह केवल अपीलीय न्यायालय है और अपील में भी यह केवल विधि प्रश्नों पर ही विचार करता है, तथ्य प्रश्नों पर नहीं। यह अपनी ओर से कोई निर्णय भी नहीं दे सकता। यदि इसके विचार में कोई निर्णय विधान के अनुकूल नहीं है तो ये अभियोग को अपने विचार के साथ किसी अन्य न्यायालय में पुनर्विचार हेतु भेज देता है। न्यायालयों के संगठन में तीसरा है संवैधानिक परिषद। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में कानून की संवैधानिकता जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कार्य दिया गया है, लेकिन फ्रांस में कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है, जिसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। परिषद में 9 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 3 राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा और 3 सीनेट के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। के अतिरिक्त फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संवैधानिक परिषद के विभिन्न कार्य हैं, जैसे कानून द्वारा निर्धारित पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना और निर्वाचन संबंधी सभी आरोपों की जांच कर निर्णय देना, संसद के किसी भी सदस्य की निर्वाचन संबंधी अनियमितता पर निर्णय देना, जनमत संग्रह की व्यवस्था तथा उसके परिणामों की घोषणा करना। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के साथ ही संवैधानिक परिषद से भी मंत्रणा करना आवश्यक है। यदि सरकार प्रार्थना करे कि परिषद इस बात पर निर्णय दे कि क्या राष्ट्रपति असमर्थ हो गया है, तो परिषद इस पर निर्णय देगी। परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधेयकों, अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों, आंगिक कानूनों और संसद के स्थायी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देना है। परिषद इनमें से किसी को भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है और परिषद के द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने पर उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। सरकार परिषद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है और इसी आधार पर फ्रांस की संसद का तृतीय सदन इसे कहा जा सकता है कि इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, परंतु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे इसकी शक्ति सीमित हो गई है। पहला, परिषद के द्वारा कानूनों की संवैधानिकता पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि उसे लागू किए जाने के पूर्व गणतंत्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दोनों सदनों में से किसी सदन के सभापति द्वारा कानूनी विचार के लिए परिषद के सम्मुख रखा जाए। अथवा नागरिक परिषद के सम्मुख अपील नहीं कर सकते। दूसरा, परिषद को अपने निर्णय लागू करने की शक्ति नहीं है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 5 में राष्ट्रपति को संविधान के निर्वचन या व्याख्या करने की जो शक्ति प्रदान की है, उससे भी परिषद का कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है।
न्यायपालिका के संगठन में चौथा है उच्च न्यायिक परिषद, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और कुछ अन्य न्यायिक कार्यों के संपादन हेतु पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा उच्च न्यायिक परिषद की व्यवस्था की गई है। इसका सभापति होता है। यह परिषद फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अपीलीय न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। इसे न्यायिक क्षेत्र में अनुशासन संबंधी मामलों में भी निर्णय लेने का अधिकार है। है न्याय का उच्च न्यायालय। यह एक राजनीतिक न्यायालय है जिसके सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा समान संख्या में निर्वाचित किया जाता है। अपने ही सदस्यों में से न्यायालय अपना अध्यक्ष चुनता है। संसद के द्वारा जब राष्ट्रपति या मंत्रियों पर देशद्रोह या देश के विरुद्ध कार्य करने आदि का दोषारोपण किया जाता है तो यह न्यायालय ही उक्त दोषारोपण का परीक्षण कर निर्णय देते हैं। इस प्रकार फ्रांस की न्याय व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो अन्य देशों की न्याय व्यवस्था से एकदम भिन्न है। धन्यवाद।